हेलो गाइस, आई एम पलक शाह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज रोटेशनल मोशन। आई होप आप सब लोग ने सेंटर ऑफ मास वगैरह देख लिया रहेगा, पहले के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए रहेंगे। सेंटर ऑफ मास समझा रहेगा, देन इधर आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स में बहुत हेल्प होता है, लाइक लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, जहाँ पे हम लोग ने सीखा था कि 3D 2D 1D ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो उनका मास उनके लीनियर डेंसिटी पे डिपेंड होकर कैसे ढूंढना है, वो सब हम लोग ने सीखा है, करेक्ट। सो आई होप आप सब लोग ने वो पार्ट देख लिया रहेगा, बहुत छोटा है, 1.5 आवर का ही है। प्लीज गो एंड वॉच एंड उसमें जितना क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व करो ताकि आपका वो एक पार्ट क्लियर हो जाए। देन रोटेशनल मोशन में हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले, इस फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, रोटेशनल काइनेमैटिक्स, कनेक्टेड बॉडी रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क कराने से पहले आई विल रिवाइज क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे एंड देन टॉर्क पे जाएंगे, बिकॉज मैंने वेक्टर्स करा लिया, वर्क पावर एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट समझाया एंड क्रॉस प्रोडक्ट इधर हम लोग कवर करेंगे एंड वेक्टर्स आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड रोटेशनल काइनेमैटिक्स हम लोग ने सर्कुलर मोशन में किया है, सर्कुलर डायनामिक्स में, मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर में। सो वहाँ पे रिवाइज करके आना, इधर सिर्फ हम लोग फॉर्मूलाज गो थ्रू करेंगे, क्वेश्चंस थोड़े बहुत देखेंगे, दूसरा आपको खुद क्वेश्चंस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जो हम लोग ने इसमें पढ़ा था ना, लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया एग्जैक्टली सेम है, बस वो इनर्शिया ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था, ये इनर्शिया हमारा रोटेशनल मोशन के लिए। इसका एक बार ये डेफिनेशन पढ़ते ताकि और क्लैरिटी आए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ हाउ रेजिस्टेंट एन ऑब्जेक्ट इज टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। इसका मतलब क्या कि इनर्शिया क्या था कि वो जो चेंज लाता है ना मोशन में, वो बॉडी का जो स्टेट है उसमें जो चेंज लाने को अपोज करता है ना, उसको इनर्शिया बोलते हैं हम लोग। इधर भी वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी जो बॉडी में रोटेशनल मोशन के टाइम जो चेंज आ रहा है ना, जो कॉज है चेंज का, उसको अपोज करेगा, इज आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहाँ पे हमारा इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास था, इधर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है। तो अगर वो समझो ये हमारा एक एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, इधर से कुछ डिस्टेंस पे हमारे ये पॉइंट मासेस के लिए होगा, ये क्लियर कर देना। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट मासेस क्लियर करते हैं। समझो ये हमारा m है इधर एंड इसके बीच में r डिस्टेंस है। सो इधर हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इसके मास पे डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स नॉट, इसका जो ये लेंथ, जिस स्ट्रिंग से ये लेंथ अटैच है वो भी रोटेट होगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी डेफिनेशन को और एक बार समझो, अभी अच्छे से समझेगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ हाउ रेजिस्टेंट एन ऑब्जेक्ट इज टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। अपोज करेगा बेसिकली वो, जो अगर समझो उसका रोटेशनल मोशन में है तो वो रेस्ट में जाने को अपोज करेगा, अगर रेस्ट में है तो वो रोटेशनल मोशन में जाने को अपोज करेगा, उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अभी आप इधर क्लियरली देख सकते हो कि हमारा मास से प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उधर उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ज्यादा होगा, मतलब वो उसको अपोज ज्यादा करेगा बेसिकली, करेक्ट। तो आप इसको और इनर्शिया को कनेक्ट करके देखो, आपको अच्छे से समझ जाएगा। अभी बहुत जन को ये डाउट आता है कि इनर्शिया में तो हम लोग ने कुछ वैल्यूज नहीं ढूंढा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्यों फॉर्मूला आ रहा है और वैल्यूज क्यों ढूंढ रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग ने इनर्शिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास था, सो मास तो हम लोग को बेसिकली दिया ही होता है तो हमें अलग से ढूंढना नहीं पड़ता था। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या है, वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जितना तक स्ट्रिंग है जहाँ पे हमारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, बेसिकली ये बोल सकते हैं उधर तक के वो लेंथ डिस्टेंस पे भी अफेक्ट करता है। इसके वजह से हमारा फॉर्मूला इधर आ जाता है एम आर स्क्वायर, एंड इसलिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ता है एंड हमें पता चलता है कि किस कौन से मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, कौन से मोशन में कम है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड डेफिनेशन पढ़ते, property of the body by virtue of which it opposes cause of change in rotational state of inertia। वही लिखा है, जस्ट बुकिश लैंग्वेज में लिखा है कि जो मोशन को अपोज करेगा वही हमारा मोमेंट, रोटेशनल मोशन को, बेसिकली रोटेशनल मोशन को जो अपोज करेगा वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दैट्स इट। इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। It depends on how the mass is distributed relative to the axis of rotation।
ये किस पे डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके वजह से अगर ये इधर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक मास इधर अटैच है तो इसको प्लस और माइनस नहीं करेंगे, ये स्केलर है, इसको हमेशा ऐड ही करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, mr², मतलब kg मीटर स्क्वायर। करेक्ट डायमेंशन क्या आ जाएगा, मास लेंथ का स्क्वायर t0। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी क्लियर, ये तो समझ गया रहेगा फॉर्मूला। यूनिट और डायमेंशन तो फॉर्मूला के ऊपर से हम लोग निकाल सकते हैं, बट समझना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। सो कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस साइड, ये वाले साइड हो या ये वाले साइड हो, हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना, हम लोग को उसका डायरेक्टली ऐड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी में हम लोग डायरेक्शन को नहीं देखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स देखते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। करेक्ट। अभी हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज हैविंग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल रॉड हो गया, अभी ये हमारा समझो ये रॉड है। करेक्ट। सो इधर अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से बेसिस पे निकाले, कौन से डिस्टेंस पे निकालना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस छोटा सा डीएम मास ले लेते एंड देन हम लोग क्या करते हैं, dm r², इसको ऐड करते जाते हैं फॉर होल लेंथ। सो वी गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हम लोग ने सेंटर ऑफ मास में क्या किया था, एक छोटा सा मास ले लिया था छोटे से लेंथ के लिए एंड देन सेंटर ऑफ मास निकाला था। करेक्ट, फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पर वैसे ही होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और ये डीएम कहाँ से आ जाएगा, जो हम लोग ने लास्ट पार्ट में सीखा है सेंटर ऑफ मास में, कि लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए डीएम कैसे निकालते हैं, हमारे जो 2D ऑब्जेक्ट्स है 3D ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए डीएम मास कैसे निकालना है वो वहां पे सीखा है। वहां पे देख के आना, तभी इधर क्लैरिटी आएगा, वरना नहीं समझने वाला। सो ये रॉड हो गया, अभी हमारा और स्पीयर हो गया, और हमारा सिलेंडर हो गया, डिस्क हो गया, तो ये सब कंटिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट्स है। सो इनके लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं दिस फॉर्मूला, एंड बिलीव मी हम लोग ये फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज करते हैं। अभी आप बोलोगे हम लोग ने तो देखा है पीवाईक्यूज जिसमें रॉड, डिस्क, रिंग, इन सब पे क्वेश्चन है। सो है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर एक्सिस से पास हो रहा है ना उसका वैल्यू हम लोग याद रखते हैं। करेक्ट। एंड जो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हम लोग दूसरे पॉइंट्स पे क्या उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। सो हम लोग को ये फॉर्मूला है ना बहुत रेयरली यूज करना है, बहुत रेयरली मतलब ना के बराबर यूज करना है इस फॉर्मूला को। सो स्ट्रेस मत लो कि ये इंटीग्रेशन आ गया इधर कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को जस्ट वैल्यूज जो मैं बताऊंगी 10 वैल्यूज जितना है वो याद रखना है, एंड आपके सब क्वेश्चंस हो जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है बेसिकली, मतलब ये मेन चीज है, इन पे डिपेंड करेगा ही करेगा। वैसा है इधर शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ऑफ कोर्स मास, उसके बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, अभी फॉर एग्जांपल ये रॉड ही हम लोग ने ले लिया। करेक्ट। सो इधर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बेसिस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। करेक्ट। अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आ रहा है, जब रॉड के सेंटर पे है तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आ रहा है। सो इधर देखो, इस साइड में एक ही साइड इसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है, बट इसमें इसके दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा मास है। करेक्ट। तो इसमें डिफरेंस आ जाता है, इसलिए इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट वही है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इधर अभी डरना मत, हम लोग आगे इसके बारे में और बात करेंगे। ओके। सो यही चीज मैंने ऊपर बताया था। हमारा समझो इस साइड R1 है, इस साइड R2 है, इस साइड R3 है। देन क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं करना है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा टोटल, ये अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है देन हमारा टोटल इनर्शिया कितना हो जाएगा, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हमारा पॉइंट मासेस है, ऑफ कोर्स ये तो क्लियर समझ रहा है सबको। अभी इधर हम लोग देखेंगे तो हमारा कुछ थीटा एंगल पे अटैच किया हुआ है r डिस्टेंस पे मास m। सो इसका इनर्शिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, सो इसका इनर्शिया ये हो जाएगा ना mr²। नहीं,
ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जो भी आर रहेगा ना वो हमेशा ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला ही मास के साथ, एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है एंड स्ट्रेट लाइन जो मास को अटैच कर रहा है वही हमें आर लेना है, वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है। अभी बहुत जन को डाउट आता है कि वही आर क्यों लेना है। सो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारा रोटेशन होगा बेसिकली तो वो उसी ये भले ही वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बट उसी कंपोनेंट के वजह से वो रोटेशन पॉसिबल हो रहा है, मतलब उस डायरेक्शन में उसका कुछ तो वैल्यू है इसके वजह से पॉसिबल है। अभी इसी चीज को आप समझो, अगर हम लोग ने ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला कंपोनेंट ले लिया इसका, देन तो इधर तो रोटेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जा रहा है, करेक्ट। तो बचा कौन सा? ये वाला कंपोनेंट, तो इसके वजह से ही रोटेशनल मोशन हो रहा है। इसके लिए हमेशा हम लोग को ये वाला वैल्यू ही लेना है। तो इधर एक्स क्या आ जाएगा हमारा? साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? एक्स बाय आर, ये 90 डिग्री है। सो हमारा एक्स क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा। सो हमारा आई क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हमेशा कोई भी कंटिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, हमेशा जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है वो ये स्ट्रेट लाइन वाला ही होना चाहिए। ऐसे याद रखो, स्ट्रेट लाइन वाला ही होना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो कुछ भी एंगल दिया हो हमेशा याद रखना हम लोग को जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डायरेक्टली परपेंडिकुलर वाला जो एंगल कंपोनेंट बन रहा है, भले ही वेक्टर नहीं है बट स्टिल मैंने कंपोनेंट यूज किया वर्ड एंड एक्सप्लेन किया ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो वो वाला डिस्टेंस ही लेके हम लोग को सॉल्व करना है वरना गलत होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर इधर हम लोग के पास 2-3 टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन होता है, सो वो देखते हैं। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? जो बेसिकली चेंज जो अपोज करता है चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, करेक्ट। वो चेंज होने में रोटेशनल मोशन को चेंज ना करने के लिए वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, वो अपोज कर देता है उसको पूरी तरह से, ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। अभी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करता है तो इसमें हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। अभी ये खुद ही इमेजिन करो कि फॉर अ हेवियर ऑब्जेक्ट एंड फॉर अ लाइटर ऑब्जेक्ट, हेवियर ऑब्जेक्ट को कुछ काम करना रहेगा तो वो इंटेंट कम शो करता है देन हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सो वहां पे मास का एक बहुत बड़ा वो हो जाता है कि वो अपोज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए जहाँ पे भी हमारा मास ज्यादा होगा वहां पे इंटेंट कम होता है चेंज होने का, इसलिए वहां पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर आर स्क्वायर क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस ऑब्जेक्ट तक का कितना। अभी फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हमारा एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हम लोग मास को कॉन्सेंट्रेट मान के आंसर करते, या फॉर पॉइंट ऑफ मासेस तो डायरेक्टली हमारा मास रहता है, तो उधर तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ बोल सकते हैं, इज आर स्क्वायर। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वहां से बेसिकली वो भी पूरा रोटेशन में हेल्प होता है इसके वजह से। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर फॉर पॉइंट मासेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। एंड ये वाला फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज करना है, बल्कि नहीं यूज करना है। जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, इसके वजह से ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सबट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसका यूनिट इज केजी मीटर पर स्क्वायर एंड इसका डायमेंशन इज एम एल स्क्वायर टी जीरो, करेक्ट। फिर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 चीजों पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, दैट इज मास। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर पॉइंट मासेस कितना लेंथ तक है वो भी डिपेंड करेगा, वही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड फॉर कंटिन्यूअस मासेस की मास किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें, मतलब वो इंक्रीजिंग है या किस तरह से, उस पर डिपेंड करेगा, करेक्ट। थर्ड, हमारा पोजीशन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो अभी मैंने बताया कि रॉड हम लोग जब रॉड ऑफ स्टार्टिंग में लगाते तभी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आता है, पर जब उसका एक्सिस हम लोग रॉड के एग्जैक्टली मिडल में ले लेते तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल डिफरेंट आता है, करेक्ट। तो उसमें क्या क्या हो जाता है? डिपेंड मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बॉडी का उसके ऊपर, एंड एक्सिस क्या है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है, इसकी वजह से आंसर्स चेंज हो जाते हैं। वैसे हम लोग डिस्क में देखेंगे या रिंग में देखेंगे, जब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रहे हैं तभी वैल्यू कुछ अलग है, फिर कभी हम लोग समझो थ्रू डायामीटर पास कर रहे हैं तो बहुत अलग वैल्यू आ जाता है,
या कभी हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके पैरेलल पे कोई एक एक्सिस रखते हैं, वहां से रोटेट करते हैं, वहां पे इनर्शिया ढूंढने का तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड हर एक्सिस से अलग होगा, इसके वजह से। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हम लोग ने एक एग्जांपल देखा जहाँ पे दोनों साइड्स में हमारा कुछ मास है, कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट मासेस है। सो वहां पे टोटल इनर्शिया कैसे निकालना है? वहां पे हम लोग भले डायरेक्शन डिफरेंट है बट सब्ट्रैक्ट नहीं करते बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड, हम लोग ने ये समझा कि हमारा जो भले कितने भी एंगल पे हमारा थीटा दिया हुआ हो, मतलब कितने भी एंगल पे हमारा मास विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन अटैच हो, हम लोग को कौन सा वाला लेंथ लेना है? ऑफकोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर हमारे मास तक जा रहा है वो वाला लेंथ ही हमें लेना है। क्यों लेना है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इधर हमारा एंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ था, बट अगर दूसरे साइड है हमारा एंगल, देन इधर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। करेक्ट। अभी हम लोग ये समझते हैं, अभी आई नो हम लोग ने रॉड का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक फॉर्मूला देखा है, बट स्टिल ये एग्जांपल आप समझो। सो अभी हम लोग के पास एक रॉड है, करेक्ट। उसके स्टार्टिंग वाला पार्ट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड एंड वाला पार्ट इज मेड अप ऑफ स्टील, करेक्ट। और दूसरे केस में हमारा फर्स्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ स्टील एंड सेकेंड पार्ट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। मुझे बताओ कहाँ से, कौन से वाले केस में रोटेट करना बहुत इजी है? अभी खुद ही इमेजिन करो ये चीज को। सो ऑफकोर्स जहाँ पे हमारा हेवियर ऑब्जेक्ट जो है, हेवियर कौन है इधर? ऑफकोर्स स्टील हेवियर है प्लास्टिक से। सो हेवियर ऑब्जेक्ट से पकड़ के रोटेट करना बहुत इजी होगा देन लाइटर ऑब्जेक्ट को पकड़ के रोटेट करना, करेक्ट। ये इमेजिन करो। अभी विद द हेल्प ऑफ हम लोग फॉर्मूला भी ये समझ सकते हैं। हम भले ये रॉड के लिए हमारा डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगता, बट mr², इधर क्या बोला है कि जितना मास ज्यादा रहेगा उतना इनर्शिया ज्यादा रहेगा, बट इधर हमारा r² हो जाता है, करेक्ट। तो जितना r² हमारा ज्यादा रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। मतलब हमारा मास भी जिधर ज्यादा है वो एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, देन हमारा इनर्शिया खुद ब खुद बढ़ जा रहा है। जैसे फर्स्ट केस में हमारा हेवियर ऑब्जेक्ट स्टील, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी दूर है, सो वहां पे m भी इंक्रीज हो रहा है, r भी इंक्रीज हो रहा है, तो इनर्शिया खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। बट सेकेंड केस में जहाँ पे स्टील पहले है एंड देन प्लास्टिक है, तो स्टील में हम लोग देखेंगे उसका मास ऑफकोर्स ज्यादा है, बट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी नजदीक है, करेक्ट। नजदीक होने की वजह से उसका mr² जो फॉर्मूला में उसका जो वैल्यू आ जाता है वो कम आएगा देन ऊपर वाले केस से, करेक्ट। तो यहाँ पे सेकेंड केस में उस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करना इजी होगा, करेक्ट। इसलिए इधर हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं हमारा I2 विल बी लेसर देन I1, करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। इधर क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से वाले इनर्शिया वाले रॉड पे हमें घुमाना इजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट उस रॉड को। सो ऑफकोर्स I2 हो जाएगा हमारा, बिकॉज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो वो अपोज कम करेगा एंड मोशन जल्दी होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, सब चीजें कनेक्ट हो रही है। अभी सेकेंड इसमें देखते हैं। इधर हमारे पास m मास का ऑब्जेक्ट है एंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2l डिस्टेंस पर है। तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा? m r² मतलब 4l² एंड I2 का ये 2m मास है एंड l डिस्टेंस पर है, सो इसका I2 कितना हो जाएगा? 2m इंटू l²। सो इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जितना हेवियर ऑब्जेक्ट जितना नजदीक होगा उसका इनर्शिया कम होगा, बट लाइटर ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बिकॉज हमारा mr² है। ये स्क्वायर हो जाने की वजह से बहुत चीजों पे डिपेंड हो जाता है। होप दिस इज क्लियर। वही चीज इधर हम लोग ने एक्सप्लेन किया है, करेक्ट। जितना हेवियर ऑब्जेक्ट जितना नजदीक होगा उतना इनर्शिया कम होगा एंड उतना ही जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो दूर रहेगा, तो उसका mr² दोनों इंक्रीज हो जाएगा ना, उसका इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। सो इधर क्या आ जाएगा हमारा? I2 इज लेसर देन I1, सो कौन सा ये आ जाएगा? C। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझना। इधर हम लोग के पास है ना 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन देके रखा है, करेक्ट। IAB, IBC एंड IAC, करेक्ट। एंड पूछा है कि कौन से एक्सिस से रोटेट करना इजी है, करेक्ट। सो हम लोग ने चेक किया फर्स्ट AC वाला, ये वाला चेक किया, तो यहाँ से रोटेट करने में इधर तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है, बट इधर अचानक से बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, काफी दूरी तक है, तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, करेक्ट। सेकेंड केस देखते हैं ये IB वाला,
तो यहाँ पे देखेंगे तो भले इधर देखो कितना लेंथ तक उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो काफी ऑफकोर्स आई ए बी तो सबसे ज्यादा ही रहेगा, हम लोग देख के ही बता सकते हैं ये चीज। देन हमारा अभी थर्ड कौन सा बच रहा है, ए बी बच रहा है और बी सी, इनमें से हमें कंपेयर करना है। तो ए बी देखेंगे तो इधर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है बट इधर ज्यादा एंड फिर से कम हो रहा है, करेक्ट। एंड इधर देखेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, इधर से देखेंगे तो ये पूरा ये डिस्टेंस आ जाता है ये वाले इससे, बट इधर से देखेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस आर भी ज्यादा नहीं होगा। सो हमारा सबसे कम किसका होगा, आई बी ए बी का, एंड देन आई बी सी का। तो किसको रोटेट, किस एक्सिस से रोटेट करना काफी इजी है, ऑफकोर्स इनर्शिया ऑफ ए बी, मतलब आई ए बी से रोटेट करना ज्यादा इजी रहेगा देन ए बी से। ए बी से तो सबसे ज्यादा मुश्किल है बिकॉज इधर बहुत लेंथ तक मास है इसके वजह से। एंड बी सी इसमें काफी ज्यादा लेंथ है देन कंपैरिजन टू ए बी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, इस पे तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है तो ये तो नहीं होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी, ऑफ कोर्स नॉट। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, इस पे भी डिपेंड करता है, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चन, ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम लोग ने ऊपर किया था, बस इधर डिस्क के फॉर्म में दे दिया है हमें, करेक्ट। इधर हमारा स्टील है एंड इधर हमारा प्लास्टिक है, इधर हमारा प्लास्टिक है एंड इधर स्टील है। तो अभी आप खुद ही सोचो कि किसमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। जब भी हमारा हेवियर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है तभी ऑफकोर्स हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाने वाला है, तो वहां पे हमारा ज्यादा रहेगा। सो हेवियर ऑब्जेक्ट स्टील है इधर, तो कौन से केस में दूर है वो स्टील सेंटर से, ऑफकोर्स सेकेंड केस में दूर है, सो हमारा I1 विल बी स्मॉलर देन I2, करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। अभी सेंटर ऑफ मास कुछ बेसिकली इधर रहेगा, हम लोग ने देखा था ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए, करेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट है तो उनका सेंटर ऑफ मास का वैल्यूज हम लोग ने ढूंढा था, तो R1 क्या आ गया था हमारा M2 R बाय M1 प्लस M2 जितना आ गया था, एंड हमारा R2 क्या आ गया था M1 R M1 प्लस M2 जितना, करेक्ट। तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ढूंढेंगे, ये हमारे सेंटर ऑफ मास को एक्सिस मानना है हमें, एंड बहुत इजी है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। सो इधर आगे सॉल्व करते हैं, M1 R1 क्या है हमारा ये, तो M2 R बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M2 M1 R बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर, करेक्ट। फिर इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M1 M2 R स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में इधर M1 प्लस M2 आ जाएगा, करेक्ट। इधर से एक M1 ये कट हो जाएगा एंड विल गेट हमारा इनर्शिया एज M1 M2 R स्क्वायर बाय M1 प्लस M2। सो कभी भी हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है ना, हम लोग को ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स देके रखा है, बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास पर मोमेंटम निकालो, दो पॉइंट मासेस देके रखा है ना, आपको ये चीज पूछा है, देन डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो ताकि इजी हो जाए सॉल्विंग वाइज, ओके। या फिर ऐसे भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों कर सकते हो, ओके। सो बट मोमेंट सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूलाज लिखने आना होगा, पता होगा तभी आप कर पाओगे, R1 R2 आपको लिखने आता होगा तभी कर पाओगे। सो ये चीज हम लोग ने लास्ट पार्ट में सीखा है सेंटर ऑफ मास में, सो नहीं समझा तो देन वहां देख के आओ। मैं बार बार वही चीज रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग पहले, बट उस नए चीज को सीखने के लिए आपको वो जो जूना चीज है वो अच्छे से आना चाहिए, तभी आप वो सीख पाओगे। सो प्लीज वो देख के देन यहाँ पे आना। नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन करते, ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, बट अच्छे से समझो, अच्छे से आई विल एक्सप्लेन, यू विल गेट इट, ओके। 3 particles each of mass m are placed at the corners of the equilateral triangle of side L, सबका साइड L है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्लियर। फिर हमें ऑप्शंस दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1, एक्सिस 1 ये है, सो इज ये, तो फर्स्ट चेक करते हैं एक्सिस 1 पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढते। सो ये वाले ऑब्जेक्ट का तो 0 हो जाएगा बिकॉज वो एक्सिस पर ही है। सेकेंड ये ऑब्जेक्ट L डिस्टेंस पे तो M L स्क्वायर लिख सकते। सेकेंड
ये ऑब्जेक्ट L/2 डिस्टेंस पर है। अभी अभी हम लोग ने सीखा कि ये एंगल इधर से जॉइंट किया हुआ है, बट हम लोग ये लेंगे या ये लेंगे, ऑफकोर्स ये वाला साइड लेंगे। तो इधर से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं L/2, अगर एंगल लेके किया देन भी इधर L/2 ही आने वाला है। सो क्या आ जाएगा mL²/4। सो इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 5mL²/4। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 2। तो ये एक बार रफ कर देते हैं। एक्सिस 2 हमारा ये है। अभी इस पे तो दो ऑब्जेक्ट्स है, तो इन दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 0 हो गया। अभी सेकेंड ऑब्जेक्ट ये है, सो ऐसे लगाया हुआ है, तो हम लोग ये वाले एंगल्स पे तो नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डायरेक्ट परपेंडिकुलर वाला लेंगे मास तक का। करेक्ट। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये हम लोग ने सीखा है लास्ट उसमें, पर फिर से एक बार देखते हैं। ये हमारा इज L, ये L/2 है, तो क्या आ जाएगा L² माइनस L²/4 इज इक्वल टू x लिख दे, इसको x मान देते हैं। सो क्या आ जाएगा 3L²/4 इज इक्वल टू x²। सो x का वैल्यू हमें मिलेगा इस √3L/2। सो m इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू इसका स्क्वायर x का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 इंटू L²/4। सो ऐसे लिख सकते हैं 3/4 mL²। सो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। अभी विद द हेल्प ऑफ ये दोनों सही है, देन आप इजीली बोल सकते हो कि फोर्थ ही रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो एग्जाम में आप ये थर्ड वाला चेक करते नहीं बैठोगे, आपको कंफर्म है कि ये दोनों सही है, देन आपको आंसर टिक कर देना है। करेक्ट। बट अगर आपको कंफर्म नहीं है देन एक बार चेक कर लो, या फिर कभी अलग से आया तो एक बार सीख लेते ये वाला कैसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोला है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोला है, मतलब अभी इसको इमेजिन करना पड़ेगा। करेक्ट। हमारे पास ऐसा ट्राइंगल है, हम अभी आप लोग का टेबल या कुछ रहेगा उस पर अज्यूम करो कि ट्राइंगल उस पर स्लीपिंग पोजिशन पे ट्राइंगल है। करेक्ट। और उस स्लीपिंग पोजिशन के ट्राइंगल पे तीन हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स रख दिए उनके कॉर्नर्स पर। करेक्ट। फिर एक ऑब्जेक्ट से हम लोग ने जस्ट एक एक्सिस को पास किया, एक्सिस को कंप्लीटली उसमें से पास किया, ना कि जिधर ऐसा देखो ये फर्स्ट वाले केस में क्या है कि हम लोग ने फर्स्ट के ऊपर से फर्स्ट के इधर से एक्सिस पास किया, उसके परपेंडिकुलर से एक्सिस पास नहीं किया है। करेक्ट। अभी फर्स्ट वाला केस कैसे, जो ट्राइंगल है उसमें से हम लोग ने ऐसे ही ऐसे एक्सिस पास किया, बट थर्ड उसमें क्या बोला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब उसको ऐसे एक्सिस पास किया है उस स्लीपिंग ट्राइंगल पे। आई होप ये इमेजिन कर पा रहे हो, प्लेन है। करेक्ट। ये हमारा प्लेन हो गया, ये ट्राइंगल हमारा प्लेन है, और इस ट्राइंगल के प्लेन के इस एंड पे से परपेंडिकुलर एक्सिस पास किया है। सो कैसे इमेजिन करो, ये एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट से पास किया है, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा ऑफकोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे दो बचेंगे। करेक्ट। सो इधर से ये L डिस्टेंस पे है, इस ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है प्लेन के, और इस इधर से L डिस्टेंस पर है। सो इधर अभी आप बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो एंगल पे, बट ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो सबके साथ 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। सो हमारा डायरेक्टली आंसर 2mL² हो जाता है। सो थर्ड बी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दिस, आई होप ये थर्ड वाला समझा होगा। नहीं समझा देन प्लीज मुझे बताओ टेलीग्राम या विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम या कमेंट करो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन विद सम न्यू टेक्निक। ओके। अभी हमारे पास स्क्वायर आ जाता है वहां पे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट है m मास का। करेक्ट। एंड ये हमारा इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इसको इमेजिन करो, हमारा 4 ऐसा लगाया हुआ है ऑब्जेक्ट्स, और उसके बीच में से हम लोग ने एक एक्सिस को पास किया, बीच में से पास किया है। करेक्ट। सो अब इसको इमेजिन करोगे तो बीच में से, तो इधर से जो एंगल बना रहा रहेगा वो 90 डिग्री का ही रहेगा। सो डायरेक्टली इधर जो आएगा वो इसका R हो सकता है, R1, ये R2, R3, ये R4, बट R1, R2, R3 सब सेम ही रहेगा, कितना अपना L/√2 जितना। करेक्ट। अभी इसको प्लीज इमेजिन करके समझो, वरना नहीं समझता कैसे ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स लगाया हुआ है। करेक्ट। और इनके बीच में से हम लोग ने एक सेंटर जो भी वो एक्सिस है उसको भेजा बीच में से उन ऑब्जेक्ट के। करेक्ट। तो इधर से वो इस ऑब्जेक्ट को भी ये R बना रहा है जो कि 90 डिग्री पे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है,
इसके वजह से जो एंगल्स बना रहा है वो 90 डिग्री का है प्लेन के साथ। अभी जो ऑब्जेक्ट अगर एक टेबल है उसके ऊपर से हम लोग ने एक एक्सिस पास किया तो उस टेबल के साथ तो वो एक्सिस 90 डिग्री ही बनाएगा। यहाँ पे वही चीज हो रहा है, हम लोग ने 4 ऑब्जेक्ट्स रख दिया वो टेबल के एंड पे और बीच में से एक एक्सिस पास किया तो वो सबके साथ 90 डिग्री ही बना रहा है, जस्ट इमेजिन। ओके, फिर सेकेंड केस में इसको कैसे, अभी 4 इंटू एम एल स्क्वायर कर दो तो विल गेट द आंसर। ओके, ये होमवर्क कर देना एंड इसका कमेंट करो आंसर आपको आ गया सही तो। फिर सेकेंड इसमें हम लोग ने बीच में से नहीं, एक्सिस पे से नहीं पास करके ये ऑब्जेक्ट था ना उन दोनों के ऊपर से एक्सिस को पास किया। सो इन दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 0 हो गया। सो इधर से ये जस्ट इसका जो भी वैल्यू है वो डालो एंड विल गेट द आंसर। सो ये दोनों आप एक बार ट्राई करो, खुद से वैल्यूज लाओ एंड आपको समझेगा कि कैसे सॉल्व करना है। परपेंडिकुलर वाला अच्छे से समझा ना, देन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिकली डाउट्स आता है ना बच्चों को वो क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग ने वैसे पॉइंट मासेस के लिए कंप्लीट कर लिया। देखो पॉइंट मासेस में ये इतना ही टाइप का क्वेश्चन आता है। बेसिकली ये खेलते किसके साथ है, परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ, जिधर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सो प्लीज इधर एक बार ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोला है मतलब उस प्लेन पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वो 90 डिग्री ही बना रहा है, तो वहां पे कोई हमें एंगल लेके अलग से आर ढूंढने का जरूरत नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रख के ही सॉल्व करना। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं फॉर कंटिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे ढूंढना है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स एंड, इसके एंड पे जो कि परपेंडिकुलर है विद द लाइन, करेक्ट। सो हम लोग ने क्या किया, एक एक्स दूरी पे डीएम मास का छोटा सा पार्ट लिया, डी उसका हमारा डिस्टेंस आ जाता है डीएक्स जितना, करेक्ट। फिर ये हम लोग को तो ये चीज पता है फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो ये लीनियर डेंसिटी रहेगा वो m बाय एल रहता है, करेक्ट, जो हम लोग ने सेंटर ऑफ मास में सीखा है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एम। सो हम लोग ने डी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एम के जगह पे हम लोग ने लगाया इज m बाय एल डी एक्स। अभी ये कैसे आया ये देखो, हमारा ये किसके इक्वल हो जाता है, डी एम बाय डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। फिर हमारा डीएम इज डीएम एंड ये हमारा एक कांस्टेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके वजह से इसका वैल्यू m बाय एल आ जाता है dx। सो इधर हम लोग ने वैल्यूज लगाया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास लिमिट्स था, ये 0 से l तक का हमारे पास लिमिट्स था, लिमिट्स लगाया, हम लोग को वैल्यू आ गया इज i इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3। सो ये वैल्यू क्या करना है, याद रखना है, या हम लोग हर बार इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम लोग को जो वैल्यूज मैं बता रही हूँ वो सिर्फ याद रखना है, उनके बेसिस पे हम लोग दूसरे सब वैल्यूज ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। सो फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ हम लोग ने x डिस्टेंस पे डीएम मास लिया, छोटा सा मास लिया। अभी इंटीग्रेशन का मतलब यही है ना, छोटे से मास को हम लोग ने पूरे लेंथ के लिए ऐड कर दिया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर डीएम, तो छोटा सा मास डीएम लिया, डीएम का वैल्यू क्या आ जाता है हमारा, लीनियर डेंसिटी डीएक्स। सो लीनियर डेंसिटी फॉर कांस्टेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाता है, m बाय एल, करेक्ट, लास्ट उसमें सीखा है। सो m बाय एल डाल दिया एंड वी गॉट दिस, एंड इसके हेल्प से हम लोग को हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया इज एम एल स्क्वायर बाय 3। सो हमेशा याद रखना कि रॉड के एक एंड से अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है देन एम एल स्क्वायर बाय 3 ही याद रखना है। हम लोग जब सब हमारा एक बार टॉपिक जितना भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट्स का याद रखना है ना वो वाला हम लोग क्लास में एक बार लिख देंगे, तो ये फर्स्ट वाला है जो याद रखना है, करेक्ट। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बेसिकली जेई मेंस में आया हुआ है, एक बार नीट में आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, जस्ट विल सी वंस एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका डेंसिटी ये है, करेक्ट, एंड पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड। बेसिकली इधर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा है। इधर क्या डिफरेंस है, ये जो हमारा है ना ये इधर कांस्टेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर हमारा जो लीनियर डेंसिटी है ना वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, बेसिकली मतलब वो थ्रू आउट द रॉड कांस्टेंट है, बट इधर इसका लीनियर मास डेंसिटी कुछ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका जो मास है वो इंक्रीजिंग है, करेक्ट। इसके वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा, करेक्ट। सो इसका हम लोग डीएम कैसे लिख सकते हैं, डीएम इज इक्वल टू ये डीएक्स, सो इधर लिख देंगे ये
करेक्ट, डीएम का वैल्यू मिल गया हमें, अभी फॉर्मूला में डालना है। तो क्या है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी आई डी एम, इंटीग्रेट करेंगे। सो ये किधर 0 से L तक, एंड ये आर मतलब एक्स स्क्वायर ही बेसिकली। सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डीएम का वैल्यू डाल दो वाई नॉट एक्स डी एक्स, लिमिट्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये तो निकाल दो बाहर एक्स, करेक्ट। क्या आ जाएगा, एक्स 4/4 लिमिट्स। सो आंसर हमारा ये आ जाए, सॉरी ये आ जाएगा। करेक्ट। सो हमारे पास जब ऐसा आ जाए ना केस की जहाँ पे हमारा लीनियर डेंसिटी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग है मास, और वो यहाँ पे हमारा लीनियर डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, हमारा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कांस्टेंट है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कांस्टेंट है, जिसके वजह से हमारा डायरेक्टली जो लीनियर डेंसिटी है वो इक्वल टू मास बाय लेंथ हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग ने लास्ट पार्ट में सेंटर ऑफ मास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज नहीं देखा तो वो देखो, वरना ये वाले चीज में कंफ्यूजन होगा। एंड फिर भी नहीं देखना तो देन डायरेक्टली वैल्यूज याद रख लो, एंड ये वाला क्वेश्चन तो बहुत रेयरली आने वाला है। सो दैट्स इट, ओके। अभी हम लोग थोड़ा केसेस देखते हैं। अभी हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके आर डिस्टेंस पे हमारा रॉड है, मास m का और लेंथ l का, लेंथ l मीन्स दिस वाइज। सो इसका इनर्शिया क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो भी रॉड है वो सब जगह से इक्वल डिस्टेंस पर ही है, इसके वजह से इसके लेंथ पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये वाले केसेस में हमारा ये वाला पॉइंट नजदीक है, ये वाला पॉइंट दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, इसके वजह से हमारा ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम बन जाता है। बट इस केस में हमारा आर डिस्टेंस पूरे रॉड के लिए सेम है, इसके वजह से डायरेक्टली एम आर स्क्वायर आ जाता है, इसके एल पे कुछ डिपेंड नहीं करता। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड, ये इसमें हमारा रॉड लगाया हुआ है ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ऑफ कोर्स हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 0 ही होने वाला है। करेक्ट, पॉइंट मासेस हो या कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डायरेक्टली है देन उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही होगा। थर्ड केस ये है, इधर हमारा ये वाले पार्ट से कुछ एंगल पर हमारा रॉड है, देन क्या करना है, हम लोग को ये वाला साइड पहले निकालना पड़ेगा। करेक्ट, देन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट एम आर स्क्वायर वाला या एम एल स्क्वायर बाय 3 वाला। ऑफ कोर्स एम एल स्क्वायर 3 वाला, क्यों, क्योंकि ये देखो रॉड का ये वाला पार्ट अटैच है। करेक्ट, तो इसके वजह से यहाँ पे हम लोग इसको इधर जैसे किया वैसे नहीं कर सकते, बिकॉज इसका मास इधर नजदीक है, ये वाले पार्ट रॉड के एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला पार्ट दूर है, तो इधर डिफरेंस आ जाएगा, तो इधर इंटीग्रेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो इधर हम लोग विद द हेल्प ऑफ एम एल स्क्वायर बाय 3 वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। करेक्ट, अभी कभी भी हमारा रॉड है ना उसके एंड से अटैच है, ये ऐसे या ऐसे, देन हम लोग को वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जब तक हमारा लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, वरना हमें इंटीग्रेशन करके चेक करना है। ओके, सो इधर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एम, ये वाला एंगल है तो साइन थीटा आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, ये हमारा एल डिस्टेंस रहेगा, ये एक्स मान लो तो साइन थीटा क्या आ जाता है हमारा एक्स, सॉरी एल इज इक्वल टू एक्स। सो इधर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कर देंगे तो विल गेट द आंसर। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी इधर बहुत जन को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ने वहाँ पे तो एक लेंथ था तो हम लोग ने डायरेक्टली एंगल लिया था, इसमें हम लोग ने एल स्क्वायर, सॉरी ये 3 आ जाएगा, सो सॉरी, इधर हम लोग ने 3 वगैरह कुछ नहीं लिया था। ऐसा क्यों, बिकॉज वहाँ पे वो पॉइंट मास था, इधर हमारा रॉड है जिसका मास विद द लेंथ कुछ डेंसिटी आने के वजह से इधर हमारा मास एक कंटिन्यूअस बॉडी बन जा रहा है, इसलिए उसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर उस पर कुछ ना कुछ मास है, इसके वजह से हम लोग को इंटीग्रेशन करके एम एल स्क्वायर बाय 3 लाया हम लोग ने। अभी वो एम एल स्क्वायर बाय 3 कुछ एंगल पे होने के वजह से हम लोग को कौन सा, ये वाला डिस्टेंस ही हमेशा लेना है। अभी इसको हम लोग 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करते तो ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा।
करेक्ट। तो ये वाला तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, तो यही बच रहा है और इसके वजह से ही रोटेशन हो रहा है। तो हम लोग को एक्स ढूंढ के इधर फॉर्मूला में वो एल है ना, वो हमारा बेसिकली एक्स है जो कि हमारे रॉड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट थियरम्स। सो अभी हम लोग पैरेलल एक्सिस थियरम के बारे में पढ़ते और आगे हम लोग पढ़ने वाले इज अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। सो ये थियरम्स क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली अभी हम लोग हर वैल्यू तो याद नहीं रख सकते। अभी रॉड का आज हमें इधर से बोला है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कल हमें इधर से बोलेंगे, तभी कैसे निकालेंगे? या फिर हमारा डिस्क ले लो, डिस्क में कभी हम लोग को देंगे परपेंडिकुलर वैल्यू जो हम लोग याद रखते, एंड कभी पूछेंगे कि वो परपेंडिकुलर वैल्यू के पैरेलल में वो है, उसका एक्सिस क्या, उसका इनर्शिया क्या रहेगा। सो हम लोग हर वैल्यू याद नहीं रख सकते, इसलिए हमारे पास दो थियरम आ जाते हैं। फर्स्ट इज आवर पैरेलल एक्सिस थियरम। सो पैरेलल एक्सिस थियरम बेसिकली क्या है? states that the moment of inertia of an object about an axis parallel to the object's center of mass is equal to the sum of the object's moment of inertia about the center of mass axis and the product of the object's mass and the square of the distance between the two axes. I know आपको कुछ नहीं समझा है ये पढ़ने के बाद, but I will explain. So हमारा पैरेलल एक्सिस थियरम बेसिकली क्या है? ये हमारा सेंटर ऑफ मास पे जो इनर्शिया है वो है, करेक्ट, एंड ये हमारा I1 है। अभी हम लोग को I1 पे इनर्शिया चाहिए, देन क्या करना है? I1 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास पे जो इनर्शिया है प्लस md स्क्वायर। md स्क्वायर क्या है? ये ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो, उसका d स्क्वायर, एंड विल गेट द इधर का इनर्शिया। अभी इधर क्लियरली देखना, ये दोनों लाइंस एग्जैक्टली पैरेलल है। अगर ये ऐसे ही सेम चीज में ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता एंड ऐसे लाइन पास होता रहता परपेंडिकुलर, तो ये वाले ऑब्जेक्ट का हम लोग इनर्शिया बता पाते? ऑफ कोर्स नॉट। सो कौन से ऑब्जेक्ट का बता पाते? कुछ ऐसा वाला जो पैरेलल पे रहता d डिस्टेंस पे, करेक्ट। तो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर कि ये दोनों पैरेलल चाहिए तब भी हम लोग ये वाला लगा सकते हैं। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स, तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, 1D ऑब्जेक्ट हो, 2D ऑब्जेक्ट हो या 3D ऑब्जेक्ट हो। अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो, the parallel axis theorem states that the moment of inertia of an object about an axis parallel to the object center of mass, ऑब्जेक्ट पैरेलल, ये वाला पैरेलल है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, is equal to the sum of object's moment of inertia, ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास के, and the product of mass and the square of the distance between the two axes. Product of the mass and the square of the distance between the two axes is our parallel axis theorem. I hope this is clear. अभी हम लोग एक क्वेश्चन थ्रू समझते हैं। अभी इधर हम लोग को ये एक्सिस का तो पता है क्या, सॉरी ये एक्सिस का, अरे यार सॉरी, ये एक्सिस का इनर्शिया हमें पता है, हमें इसका ढूंढना है, करेक्ट। ये कैसे ढूंढेंगे? इट्स वेरी सिंपल। ये सेंटर ऑफ मास वाला है एंड ये समझो हमारा I1 है, तो I1 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास क्या है हमारा, I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा? L/2 जितना, अगर ये पूरा L है तो, करेक्ट। I1 हमारे पास क्या है? ml स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू, हमें इधर वाला सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास पे ढूंढना है। सो ये वैल्यू तो अब भी सीखा, सबको याद रहेगा, अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है, करेक्ट। प्लस ml स्क्वायर बाय 4, करेक्ट। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ml स्क्वायर 3 माइनस ml स्क्वायर बाय 4। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर बाय 12। सो अभी ये दोनों वैल्यूज अगर आपको ये पता है देन आप ये इजीली निकाल सकते हो, तो आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, करेक्ट। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर कि जब भी हम लोग को है ना हर ऑब्जेक्ट का एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा ताकि हम लोग दूसरा वैल्यूज बहुत इजीली ढूंढ सके। सो वो एक वैल्यू कौन सा है इधर रॉड के लिए? ml स्क्वायर बाय 3, या आप ml स्क्वायर बाय 12 भी याद रख सकते हो, आप विद द हेल्प ऑफ दैट 3 का वैल्यू भी निकाल सकते हो, करेक्ट। तो जो भी इजी है वो याद रखो, बट कंफ्यूज मत होना। हमारा जब एंडिंग पे है तभी उसका डिनोमिनेटर देखो, इधर हमारा इससे भी और क्लियर हो सकता है, हमारा जब एंडिंग पे तभी ml स्क्वायर बाय 3 है एंड मिडल पे तभी ml स्क्वायर बाय 12,
तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जब ये एंडिंग पे है तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। तो ये देखो ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू छोटा है, करेक्ट, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू ऑफकोर्स छोटा हो जाएगा। तो आई होप इससे और क्लैरिटी आया रहेगा कंसेप्ट में। सो अभी ये देखते हैं, जब हमारा मिडल पे से कुछ एंगल पे रहेगा तभी क्या करना है, तो तभी भी वही करना है, बस इस बार यूज क्या करना है, ml²/12। ठीक है, अगर एंडिंग से है देन ml²/3 यूज करना है, बट जब बीच में से सेंटर से है देन ml²/12 यूज करना है, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा हमारा ml²/12, ये कितना आ जाता है sin60, sin60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया तो विल गेट 3/4। सो इधर से 4 एंड वी गॉट आंसर इज ml²/16। आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी हम लोग नेक्स्ट थियरम चलते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम है ना, बहुत लिमिटेड जगह पे यूज होगा, बहुत लिमिटेड, एक ही ऑब्जेक्ट पे यूज होता है, एक ही टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे यूज होता है। तो पहले पढ़ते हैं इसका थियरम एंड देन डिस्कस करते हैं। ओके, द परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लैट ऑब्जेक्ट or planar body about an axis perpendicular to its plane is equal to the moments of inertia about two perpendicular axes in the plane of the body। क्या बोला, आई नो इसमें भी स्टेटमेंट से समझा कुछ नहीं रहेगा। सो इधर हम लोग को फर्स्ट इतना समझा रहेगा कि फ्लैट बॉडी और प्लेनर बॉडी के लिए यूज होता है, मतलब क्या हमारे जो 2D ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ना उनके लिए ही यूज होगा। 1D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके स्टेटमेंट में क्लियरली दिया हुआ है। अभी हम लोग इसका स्टेटमेंट अच्छे से समझेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा कि क्यों यूज नहीं कर सकते। ओके, सो इधर हमारा एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर प्लेट रख दिया हम लोग ने, करेक्ट। और क्या बोला, इसके एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस से एक इसको इनर्शिया, इधर का इनर्शिया हमें पता है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, करेक्ट। सो ये क्या बोल रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो इक्वल है सम के, किसके सम के, जो ये वाले जो उसके प्लेन से पास हो रहे हैं ना उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो सेम है, ऐसा क्लियरली बोला है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन ऑब्जेक्ट जो भी है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिसेस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये परपेंडिकुलर एक्सिस उसके प्लेन, बॉडी के प्लेन में है, ना कि बॉडी के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ये कंफ्यूज मत होना। जब एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखा है एंड लिखा क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्लेन पे दो परपेंडिकुलर, ये देखो ये दो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे, इसलिए ऐसा लिखा है कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है प्लेन के साथ में उन दोनों का सम इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास, जो परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस बना रहा है उसके साथ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड फॉर सिमेट्रिकल 2D ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे ना, अभी स्क्वायर हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, ये सब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ही रहते हैं, करेक्ट। तो इनके लिए क्या हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, Ix इज इक्वल टू Iy, करेक्ट। सो इक्वल, क्योंकि अभी स्क्वायर है समझो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर से लो या इधर से लो, दोनों साइड से वही आने वाला है, करेक्ट। सो ना कभी कभी आपको ऐसे ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जो परपेंडिकुलर एक्सिस जो बना रहा है प्लेन के साथ है, उसको क्या लिख के दे देते हैं पता है, अलोंग विद द डायमीटर ऑफ द रिंग। अलोंग विद द डायमीटर ऑफ द रिंग मतलब ये जो रिंग है उसके ये वाले एक्सिस का बात कर रहे हैं, ना कि परपेंडिकुलर एक्सिस का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल ये पता होना चाहिए। सो फॉर सिमेट्रिकल 2D ऑब्जेक्ट्स ये दोनों इक्वल होता है, एंड मोस्टली हम लोग जितने ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन सबके लिए इक्वल ही रहेगा, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, प्लेट, डिस्क, रिंग, उन सब के लिए सेम ही रहता है। सो Ix इज इक्वल टू Iy, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इन दोनों को अगर सेम लिख लिया तो 2Ix हो जाएगा, तो Ix इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट। सो वी गॉट द आंसर फॉर दिस। अभी हम लोग रिंग के एग्जाम्पल के थ्रू और क्लैरिटी लाते हैं, करेक्ट। इधर हम लोग को बोला है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका ये क्या रहेगा, आई कितना रहेगा सेंटर ऑफ मास पे, mr²। अभी इधर तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि r डिस्टेंस पे ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली है, इसलिए mr² आ गया। ये वैल्यू याद रखना है हमें, ये वाला वैल्यू। अभी सेकेंड केस में इधर देखोगे तो इसका डायामीटर के थ्रू पास किया हुआ है,
दोनों। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के इनर्शिया के डिवाइड बाई 2। सो क्या हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते। सो ये वैल्यू हम लोग को याद नहीं रखना है, ये विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग बता सकते। सो हमेशा ये वैल्यू याद रखना है, हमेशा सबके सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रहा है उसका वैल्यू याद रखो, हम लोग को दूसरे सब का वैल्यूज इजीली याद रह जाता है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और एक है क्वेश्चन, अभी हमारे सेंटर ऑफ मास से कुछ पास है एंड पूछा है इस एक्सिस पे क्या होगा इसका इनर्शिया। सो ये विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, आई A is equal to center of mass plus mr square, करेक्ट। सो सेंटर ऑफ मास कितना होता है mr square plus mr square, सो 2mr square। सो हम लोग का आंसर मिल गया। सेकेंड, इसमें अभी हम लोग का रिंग देके रखा, ये वाला हमारा मेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है और पूछा है कि ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसका इनर्शिया कितना होगा। सो ये ऑफ कोर्स पैरेलल है तो इधर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। सो इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाले इसका इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर नहीं, एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि अलोंग द डायमीटर है आई एक्स। देखो परपेंडिकुलर रहेगा तभी ही हमारा एम आर स्क्वायर होगा, अगर वो अलोंग द डायमीटर है देन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग के हमें ये वैल्यू आ जाता है। सो ये अलोंग द डायमीटर है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई ए इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम आर स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस है तो आई एक्स कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा ये 3mr स्क्वायर बाय 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। फिर डिस्क के लिए डिस्कस करते सेम चीजें। अभी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो ये एक डिस्क हो गया, तो इधर जब परपेंडिकुलर रहेगा तभी हमारा इनर्शिया क्या आ जाता है mr स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। ये इंटीग्रेशन वगैरह करके आता है वैल्यू, अभी हम लोग इंटीग्रेशन में नहीं जाने वाले बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। ओके, सो ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। अभी इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से तो हमें पता है, बट इसके डायमीटर्स के अलोंग क्या रहेगा इसका mr स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट। यू नो कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तभी मैं हमेशा ये वाला एक्सिस हो या ये वाला हो मैं हमेशा mr स्क्वायर बाय 2 ले लेती थी ना। आई यूज टू गेट आंसर रॉन्ग, बट क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना क्लियर नहीं था, मुझे पता नहीं था। हम लोग को कैसे समझा दिया था कि जो हम लोग को डायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताया था एंड हम लोग को ये नहीं बताया था कि ऐसे यूज भी करना है। हम लोग को लगा जस्ट वो है याद रख लो, बट वो यूज कैसे करना है वो बताया नहीं ना, तो देन वहां पे हमारा एप्लीकेशन मिस्टेक हो जाता है। सो आई ट्राइड कि मैं बताऊं, हर ऑब्जेक्ट का एक एक करके बताऊं कि हमारा इधर ऐसे यूज होगा इधर ऐसे यूज होगा, ताकि आपको क्लैरिटी आए। और फिर भी यू हैव एनी डाउट तो आप लोग मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में कमेंट में बता सकते हो, सो दैट आई कैन क्लियर। बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सिखा रही हूँ, सो आई डोंट नो कि सबको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑफकोर्स इसके लिए, और आपका भी अच्छा होगा अगर मैं इम्प्रूव होगी तो आपको और अच्छा मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओके, सो प्लीज लेट मी नो कि बराबर है या कुछ और चेंजेस लाना है या कुछ भी है, देन प्लीज लेट मी नो। ओके, सो ये आई होप दिस इज क्लियर। ये ऐसा क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इधर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारा वैलिड हो जाएगा। सो कभी भी हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं देके हमारा अलोंग द डायमीटर दिया है, या बहुत सारे वर्ड्स यूज करते जब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्क्राइब करना है ना, वो क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे ऑफकोर्स। तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4, करेक्ट। अभी क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। सो इधर भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ जाएगा हमारा, आई ए इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाय 2। सेकेंड इसमें हमारा अलोंग द डायमीटर वाला है तो क्या आ जाएगा आई ए इज इक्वल टू आई प्लस सेंटर सॉरी mr स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 4 रहेगा ये वाला प्लस mr स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा 5mr स्क्वायर बाय 4। आई होप दिस इज क्लियर। अभी ऐसा रहता तो क्या करना है, अभी ये वाला भी हमारा अलोंग द डायमीटर वाला आई वाई देखो, सो कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसका आई ए क्या आ जाएगा इक्वल टू आई वाई प्लस हमारा mr स्क्वायर, क्योंकि ये r डिस्टेंस पर ही है। सो आई वाई क्या होगा mr स्क्वायर बाय 4
plus mr square. So we'll get answer is 5mr square by 4. So कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. अगर चेक करना है हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है या अलोंग द डायमीटर है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि अलोंग द डायमीटर परपेंडिकुलर दो एक्सिस बना दिया है, तो वो क्या आई एक्स एंड आई वाई को डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली, जो हम लोग ने स्टेटमेंट में पढ़ा था. तो हाफ डिस्क के लिए अभी देखते हैं. जब हमारा फुल डिस्क था तभी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तभी mr स्क्वायर बाय 2. सो जब भी हमारा हाफ डिस्क है और उसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो परपेंडिकुलर, जो ये अपना एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ, देन इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा mr स्क्वायर बस बाय 2. अभी है ना, इधर हम लोग को हाफ डिस्क का ही वैल्यू m देके रखा है. कभी कभी क्वेश्चन में आपको फुल डिस्क देंगे जिसका वैल्यू, जिसका मास विल बी m, एंड देन आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस को पास किया है. देन वहां पे हम लोग का mr स्क्वायर बाय 2 ही लगेगा, बट m के जगह पे यहाँ पे लगेगा m बाय 2. सो बस उतना ध्यान रखना एंड यू आर गुड. ओके. सो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आ जाता है ये. अभी हमें ये तो पता है अलोंग द डायमीटर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 4. हमें पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास कितना होगा. सो ये वाला वैल्यू ढूंढ के हम लोग बता सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, आई एक्स इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर. ये जो r स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस का. तो ये डिस्टेंस कितना है हम लोग ने सेंटर ऑफ मास में सीखा है, कितना आ जाता है 4r बाय 3 पाई. करेक्ट. सो हमारे पास आई एक्स है, सेंटर ऑफ मास नहीं है, यही हमें ढूंढना है, प्लस m इंटू आर स्क्वायर, इसका 16r स्क्वायर बाय 9 पाई स्क्वायर. करेक्ट. इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो आई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4 माइनस mr स्क्वायर 16 9 बाय पाई स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. अभी इसको सॉल्व नहीं करते, बस हम लोग ये जानने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए. जो जो वैल्यूज हम लोग ने सीखा है ये बहुत इजी है. जस्ट आपको याद क्या रखना है कि आई एक्स हमारा mr स्क्वायर बाय 4 अलोंग द डायमीटर पता होना चाहिए, वरना बहुत जन mr स्क्वायर बाय 2 ही लेते हैं सॉल्व करते, फिर वो गलत हो जाता है. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर का वैल्यू, अभी इधर हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो लगने ही वाला नहीं है. सो अलोंग द डायमीटर वाला कुछ चीज ही नहीं होगा, बिकॉज ये 3D ऑब्जेक्ट है. 3D ऑब्जेक्ट में किधर से भी एक्सिस पास करेंगे वो मतलब अभी एक्स एक्सिस से एक्सिस पास करे तो भी वो सेंटर से होके जाएगा. करेक्ट. वो जैसे हमारा 2D ऑब्जेक्ट्स में अलोंग द डायमीटर या अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट वैसे नहीं होगा ना यहाँ पे. करेक्ट. यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, इमेजिन करो खुद से. सो यहाँ पे सिर्फ हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा. फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा, देन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर 2 बाय 3 हॉलो स्फीयर के लिए. एंड अगर कुछ डिस्टेंस r पे है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से हम लोग ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली. I इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर बाय 3 प्लस mr स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा 5mr स्क्वायर बाय 3. करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. ये वैल्यू हमें याद रखना ही पड़ेगा बिकॉज इस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. 2023 में डायरेक्ट रेशियो वाला क्वेश्चन पूछ लिया था. सो यू नीड टू नो दिस. ओके. नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर रहेगा तो क्या आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन. या भी प्लेन वाला चीज ही नहीं होगा बिकॉज ये 2D ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है. सॉरी, 2D ऑब्जेक्ट्स में वो प्लेन पे रहता है उसके परपेंडिकुलर. इधर से हम लोग किधर से भी अगर सेंटर से एक्सिस पास करवाना है कोई भी एंगल से, आई एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, सेंटर से ही जाएगा और उनका एक स्फीयर में वो परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट वैसे ही होने वाला है. इसको इमेजिन करो, कोई भी साइड से एक्सिस से डालेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो आई होप दिस इज क्लियर. सो इसका आई क्या आ जाएगा mr स्क्वायर 2 बाय 5. फिर से इसमें हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. करेक्ट.
ये I ढूंढना है 2mr²/5 प्लस mr² is equal to 7mr²/5। आई होप दिस इज क्लियर। इधर हमारा परपेंडिकुलर, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमारा सब लोग कंफ्यूज किसके लिए होते हैं कि हम लोग ने डिस्क में, रिंग में हम लोग ने दूसरा वैल्यू ढूंढा था जो कि उसके अलोंग द डायमीटर या अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट या डिस्क जो गया था उसका, बट इधर हम लोग नहीं ढूंढ रहे बिकॉज इसका अलोंग द डायमीटर, अलोंग द डिस्टेंस जो भी लिया ना उसका वैल्यू यही रहेगा बिकॉज वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट इमेजिन करो, अब एक बॉल रहेगा हमारा, उसके इधर से एक्सिस, सेंटर से एक्सिस पास करो तो भी सेम ही साइड रहेगा, सेम ही मास उसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, या ऐसे एक्सिस पास करो सेंटर से तो वही होने वाला है। बस जब हम लोग उसके आउटर साइड पे ऐसे सेकेंड केस में कैसे इधर ले लिया तभी डिफरेंस आ जाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग ढूंढ सकते हैं। होप दिस इज क्लियर। बट डिस्क और उसमें क्या हो जाता है हमारा रिंग में, अगर हम लोग ने ये अलोंग द प्लेन वाला लिया तो यहाँ पे अलग आएगा, एंड इधर से जब उसका वो कैसे एक प्लेनर सब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर से ऐसे पास किया सो वहां पे हमारा अलोंग द डायमीटर हो जाएगा, बट स्पीयर ऐसा एक हमारा 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके इधर से पास किया, इधर से पास किया, उसके वो सेंटर से ही जाने वाला है, अंदर से ही जाने वाला है ऑब्जेक्ट के, सो वहां पे चेंज नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये बहुत इजी है। हॉलो सिलेंडर हमारा रिंग है, ये हमारा डिस्क है, दैट्स इट। रिंग इन सेंस अभी हमारे बहुत सारे रिंग्स को एक साथ ज्वाइन कर देंगे हमारा सिलेंडर बन जाएगा, वैसे ही बहुत सारे डिस्क को एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr² एंड इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr²/2। ये भी एक हमारा 3D ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगता। नेक्स्ट, सो अभी हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। रेक्टेंगुलर प्लेट हमारा एक 2D ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। सो इधर अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हमारा मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, देन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा। अभी इमेजिन करो ये एक रॉड ही है, करेक्ट। हमारा रॉड कैसा होता है, ये ऐसा ए लेंथ का या एल लेंथ का, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या आता है ma²/3, करेक्ट। ये इसका ये कितना है उस पर डिपेंड करता है, नहीं करता। फिर अगर समझो इसके नीचे और एक रॉड लगा दिया तो उसका भी ma²/3 आएगा, इसके नीचे और एक रॉड लगा दिया तो उसका भी ma²/3 आ गया। तो हमारा रेक्टेंगल बेसिकली मिक्सचर ऑफ रॉड्स है। देखो भले ये विड्थ बढ़ता है पर ये तो कांस्टेंट है पूरे ए डिस्टेंस तक, और हमारा फॉर्मूला भी यही है कि हमारे एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक, लास्ट तक का जो भी है वो वैल्यू चाहिए। तो इधर हमारा आई क्या आ जाएगा ma²/3 जितना, बिकॉज अभी रॉड का ये वाले डिस्टेंस पे, ये वाले विड्थ पे तो बिल्कुल भी डिपेंड, रेक्टेंगुलर प्लेट के ये वाले विड्थ पे तो डिपेंड नहीं कर रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ हमारे ए पे करेगा, करेक्ट। इसके वजह से हमारा वैल्यू क्या आ जाता है ma²/3। इसको रॉड के साथ इमेजिन करो एंड यू विल गेट इट राइट, ओके। सेकेंड केस में हम लोग देख पा रहे तो कहाँ से पास किया है, इसके अलोंग द लेंथ बी ए वाले एंड अलोंग द लेंथ बी वाले से पास किया हुआ है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ आई एक्स क्या आ जाएगा, हमारे रॉड को एग्जाम्पल ऐसा एज एग्जाम्पल इमेजिन करो। अभी रॉड समझो ऐसा है हमारा और इसके ऐसे पास किया हुआ है, ये वाला लेंथ इज बी। सो हमारा ये क्या आ जाएगा b²/12 आ जाएगा। सो आई एक्स हमारा क्या आ जाएगा b²/12, करेक्ट। आई वाई क्या आ जाएगा हमारा ma²/12। इमेजिन क्या करना है, अभी रॉड को इमेजिन करो। अभी इसके लिए रॉड को कैसे ऐसे इमेजिन करेंगे, करेक्ट। ये ए डिस्टेंस है, ये वाई वाला है, सो आई वाई इज इक्वल टू ma²/12। अभी जैसे हम लोग ने सिलेंडर में देखा रिंग्स को, बहुत सारे रिंग्स बना के ज्वाइन करके हॉलो सिलेंडर बना, वैसे ही बहुत सारे डिस्क को ज्वाइन करके हमारा सॉलिड सिलेंडर बना। उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, भले बहुत सारा डिस्क एक साथ ज्वाइन हुआ फिर भी, करेक्ट। तो यहाँ पे भी वही होगा हमारा, भले रॉड्स मतलब ऐसे रॉड्स को जब हम लोग ऐसे ऐसे रखते जाएंगे तभी हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट।
तो यहाँ पे हम लोग का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ना वो थोड़ा सा सिमिलर रहेगा विद द रॉड। अभी हमारा ये आई एक्स आ गया एंड आई वाई आ गया, करेक्ट। अभी इधर हम लोग को पूछा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला क्या होगा। सो हमारे पास आई एक्स भी है, आई वाई भी है, तो वैल्यू डाल दो एम ए बी स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 12। तो ये क्या हो जाएगा, m बाय 12 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मेन ये रॉड का समझो बहुत इजी है, रॉड के साथ इसको इमेजिन करो एंड समझो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट में वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा जैसे रेक्टेंगल है, बट यहाँ पे एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज दोनों जो साइड रहेगा वो इक्वल रहेगा, करेक्ट। तो इधर आई एक्स कितना आ जाएगा, उतना ही एम एल स्क्वायर बाय 12। आई वाई कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12। तो ये कितना आ जाएगा, 2 एम एल स्क्वायर बाय 12, जो कि इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आई होप दिस इज क्लियर। ये समझ रहा है, एक बार गो थ्रू करते। रेक्टेंगुलर प्लेट जब भी उसके एक साइड के अलोंग एक्सिस है, देन वो रॉड के जैसा ही हो जाएगा, जस्ट उसका विड्थ बढ़ रहा है, बट विड्थ पे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि कितने दूर तक उसका मास है, तो वो ए डिस्टेंस है, करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एम ए स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। सेकेंड केस में जब हम लोग देख रहे, जब हम लोग वाई एक्सिस देख रहे, तो वाई एक्सिस में मतलब हमारा अलोंग द जो वाई ये बी लेंथ है ना, अलोंग द बी लेंथ हमारा एक्सिस है, एंड हमारा ये एग्जांपल से समझो, हमारा रॉड ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टली, और हमारा आई वाई ये डायरेक्शन में इसका मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो विद द अभी हम लोग इसमें ये वाले लेंथ से कुछ लेना देना है, ये वाले लेंथ से कुछ लेना देना है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को सिर्फ ये वाले लेंथ से ही लेना देना होगा, हम लोग ने फॉर्मूलाज पढ़ा है, करेक्ट। तो इधर एम ए स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। फिर सेकेंड इसमें आई एक्स चाहिए, सो आई एक्स ये डायरेक्शन में, सो इसके लिए रॉड को हम लोग को ऐसे रखना पड़ेगा। अगर इसको रॉड को ऐसे रखा देन तो 0 हो जाएगा। सो रॉड जब ऐसे है तभी, मतलब हमारा सिर्फ रेक्टेंगल का जो वर्टिकल साइड है उस पे ही डिपेंड करेगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स एक्सिस, करेक्ट। सो इधर क्या आ जाएगा, आई बी स्क्वायर बाय 12। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर, ओके। सो इसका टोटल में क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास फॉर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ जाएगा हमारा m बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे स्क्वायर का क्या, स्क्वायर का काफी समझना इजी था, करेक्ट। सो जब हमारा क्यूब है, क्यूबॉइड है, तभी क्या आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो लगने वाला नहीं है, सो अलोंग द लेंथ अलोंग द डायमीटर वाला चीज होगा ही नहीं, क्योंकि इधर से एक्सिस पास हुआ फिर भी सेम आएगा, अगर इधर से एक्सिस पास हुआ फिर भी वैसे ही आने वाला है, करेक्ट। तो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारा वो परपेंडिकुलर अलोंग द लेंथ अलोंग द डायमीटर वाला चीज नहीं लगता, ओके। सो इधर हमारा आई क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 6 ही आ जाएगा। अभी इसको इमेजिन करो, जब हमारा एक स्क्वायर प्लेट था उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमारा एम एल स्क्वायर बाय 6 था, करेक्ट। अभी इसी परपेंडिकुलर प्लेट के अराउंड हम लोग और ऐसा एक क्यूबॉइड बना दे, इधर 2 लगा दे स्क्वायर प्लेट्स, इधर 2 स्क्वायर प्लेट्स लगा दे, ऊपर लगा दे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट का जितना है उतना ही क्यूब का रहेगा। वैसे ही जितना हमारे रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उतना ही हमारे क्यूबॉइड का रहेगा। क्या था हमारे इसका, m बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। अभी क्वेश्चंस करेंगे तभी और क्लैरिटी आ जाएगा। सो एक बार जो जो वैल्यूज हम लोग ने सीखा है वो एक बार रिवाइज कर लेते एंड देन विल गो फॉर क्वेश्चंस, ओके। रॉड का एक एक्सिस के एंड से उसको रोटेट कर रहे तो एम एल स्क्वायर बाय 3, बीच में से रोटेट कर रहे तो एम एल स्क्वायर बाय 12। फिर रिंग के लिए उसका मेन जो हमें याद रखना है हमेशा वो है हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग डायमीटर अलोंग द डायमीटर दूसरे सब निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, करेक्ट। फिर आ जाता है हमारा hollow sphere 2 mr square by 3, solid sphere 2 mr square by 5। इधर हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगता है, 3D ऑब्जेक्ट्स है इसके वजह से। फिर स्क्वायर प्लेट एंड रेक्टेंगुलर प्लेट एग्जैक्टली हमारे रॉड जैसा ही है, करेक्ट।
सो वैसे हम लोग ने आंसर लाया रेक्टेंगुलर प्लेट का, जब एक एक्सिस के अलॉन्ग उसका रोटेशन हो रहा है तो ma²/3, एंड उसका अगर आई एक्स एक्सिस से रोटेशन हो रहा है देन मतलब ऐसे रॉड है, ये वाले डिस्टेंस पर ही डिपेंड, हमेशा जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, बी वाला है, ए वाला तो हॉरिजॉन्टल है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इधर mb²/12 हो जाएगा, करेक्ट, एज पर द रॉड वाला जैसे हम लोग ने सीखा है। फिर आई वाई पे ma²/12 हो जाएगा। वैसे उसका सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर से ढूंढना है हमें, प्लेन से परपेंडिकुलर है तो क्या m/12 a² + b²। फिर स्क्वायर के लिए एक्स और वाई एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 रहेगा, एंड टोटल सेंटर ऑफ मास अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन उसमें हमारा ml²/6 रहेगा, और क्यूबॉइड का सेम एज स्क्वायर प्लेट एंड रेक्टेंगुलर प्लेट रिस्पेक्टिवली। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। A thin rod of length L and mass m is bent at its midpoint into two halves so that the angle between them is 90 degree. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by the two halves of the rod is. क्या बोला है हम लोग को कि एक हमारा जो मोमेंट ऑफ ये एक्सिस है इसके अलोंग हम लोग ने एक जो रॉड था उसको 90 डिग्री एंगल में तोड़ दिया, बेसिकली यही बोला है। सो अगर हमारा 90 डिग्री मतलब ऐसे रहेगा एक, एंड दूसरा पार्ट ऐसे रहेगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री रहेगा, एंड विद प्लेन परपेंडिकुलर के साथ भी दोनों के साथ 90 डिग्री रहेगा, करेक्ट। सो फिर क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर, हाँ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, ये किसका L/2 हो गया, इसका लेंथ और मास भी m/2 हो गया, इसका भी मास m/2 एंड लेंथ L/2 हो गया। सो अभी इसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है जब हमारा एक्सिस से रॉड अटैच रहेगा तो कितना हो जाता है ml²/3, करेक्ट। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे दोनों के लिए अलग से, 2 × कर देंगे तो भी चलेगा। सो इनर्शिया इज इक्वल टू 2 × क्या है हमारा मास m/2, फिर एल का स्क्वायर मतलब L²/4 इंटू 1/3, क्योंकि रॉड के एंड वाले एक्सिस से रोटेशन हो रहा है, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ml²/12। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म wire of mass m and length L is bent into a circle. The moment of inertia of the wire about an axis passing through its one end and perpendicular to the plane of the circle is first। तो हमारा L जो लेंथ वायर है वो सर्कल में बन गया, मतलब 2πr हो गया। फिर पूछा है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वायर का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। ये पासिंग थ्रू द वन एंड मतलब ये, और परपेंडिकुलर ये प्लेन ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर है ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट इसके लिए हम लोग को सेंटर वाला ये लाना पड़ेगा ICOM, ये I हमें ढूंढना है और इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। सो कैसे ढूंढेंगे, I सेंटर ऑफ मास प्लस हमारा mr², करेक्ट। सो फॉर अ रिंग हमारा mr² ही होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये कितना हो जाएगा 2mr², करेक्ट। अभी हमारे पास एग्जैक्टली r का वैल्यू किधर भी देके नहीं रखा, हमें लेंथ देके रखा है सर्कल का, वायर का, जिससे सर्कल बना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू L/2π लिख सकते हैं, और इधर वैल्यू डाल सकते हैं ऑफकोर्स 2 × m × L²/2 का 2 × 2 π²। सो एक 2 कट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ml²/2 π²। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। डायरेक्टली अभी ऑप्शन में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं पाई का वैल्यू है, और हमेशा हम लोग ने ये चीज मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी सीखा था, जब हमें आर का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ और बोला है कि कुछ एल डिस्टेंस था जिसको हम लोग ने मोड़ के उसका वायर या सर्कल या कुछ भी बना दिया, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करना है, वरना गलत हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और एक क्वेश्चन है सेम टाइप का, अ थिन वायर ऑफ लेंथ L and mass m is bent in the form of a semicircular as shown. Its moment of inertia about an axis joining its free ends will be.
एक्सिस जॉइनिंग इट्स फ्री एंड, फ्री एंड मतलब ये वाले का बात हो रहा है, ये फ्री एंड था सेमी सर्कल का, ये फ्री एंड है और इसको ज्वाइन करने वाले एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। सो क्या आ जाएगा डिस्क के लिए, हम लोग को पता है एम एल स्क्वायर बाय, सॉरी रिंग, थिन वायर है ना, रिंग बन रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग बनेगा तो एम एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। करेक्ट। अभी हम लोग को एल के जगह पे उसका वैल्यू डालना पड़ेगा, क्या आ जाएगा पाई बाय आर, बिकॉज हाफ सर्कल ही बना है, सेमी सर्कल ही बना है, सो एल बाय पाई इज इक्वल टू आर, ये हमारा आर होता है इधर, सॉरी। तो आर के जगह पे एल डालना है, क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय पाई बाय 2, सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, पाई स्क्वायर, हाँ फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, the moment of inertia of a thin uniform circular disk about one of its diameter is I. Its moment of inertia about an axis tangent to it perpendicular to the plane is. हमें क्या बोला है, the moment of inertia of a thin circular disk about one of its diameter. one of its diameter मतलब मैंने बताया था उसके इस एक्सिस के थ्रू बोल रहा है, करेक्ट, पूरा जो सर्कमफरेंस पे जाता है, तो इसका आई किसके इक्वल है, हमारा एम आर स्क्वायर बाय 4 के। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो हम लोग को किसका वैल्यू पूछा है, टेंजेंट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका वैल्यू हमें पूछा है, करेक्ट। तो हम लोग को इसका वैल्यू तो पता है ये वाली चीज का, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, I is equal to mr square by 2 plus mr square, I dash आ गया हमारा 3mr square by 2। अभी हम लोग को इधर से mr square का वैल्यू मिल जाएगा is equal to 4i। सो mr square के जगह पे 4i डाल देंगे तो 3 into 4i is equal to 2। सो 2 कट और हमें ये मिल गया is equal to 6i। सो D is the correct option। अभी आई नो ये क्वेश्चन तुरंत नहीं समझा होगा, बट एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन, ये थोड़ा टफ है समझने वाइज, इंग्लिश वाइज थोड़ा सा टफ है, बट धीरे से समझो, शांति से समझ जाएगा। क्या बोला है हम लोग को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर, ये तो समझा रहेगा कि किसी एक डायामीटर पे या आई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला या वाई एक्सिस वाले पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई देके रखा है हमें ऑलरेडी, मतलब हमारा I इज इक्वल टू ये आई एक्स करना है, कितना था वैल्यू उसका हमें पता है, एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाता है उसका वैल्यू, करेक्ट। फिर हम लोग ने क्या किया, वो रख दिया साइड में, एंड सेकेंड पॉइंट पढ़ा, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या बोला है, टेंजेंट मतलब तो सबको पता है, उसके कॉर्नर पे से जो एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन जो पास होता है उसको टेंजेंट बोलते हैं सर्कल के, करेक्ट। तो उसके टेंजेंट पे है और परपेंडिकुलर है प्लेन से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एंड हम लोग ऑप्शंस में क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम लोग को इसके टर्म्स में देके रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। तो हम लोग ने इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जो कि आया 3mr स्क्वायर बाय 2। अभी इसमें से हम लोग को mr स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू 4i कर देंगे तो इसमें 4i का वैल्यू आई आ जाएगा और हमारा ऑप्शन से मैच होने लगेगा, इसलिए हमने mr स्क्वायर के जगह पे 4i डाला एंड वी गॉट द आंसर है 6i। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पे कितना है, 6i जितना। तो आई होप दिस इज क्लियर, डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। The moment of inertia of a uniform circular disk of radius r and mass m about an axis passing from the edge of the disk and normal to the disk। So इधर क्या बोल रहे, edge of the disk मतलब इधर से ये हम लोग with the help of this ढूंढ सकते हैं। So ये होमवर्क है, बहुत easy है ये। Next, two disks of the same mass and same thickness have density 17 gram per centimeter cube and 51 gram per centimeter cube। The ratio of their moment of inertia r। तो I1 by I2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर बाय M2 R2 का स्क्वायर, करेक्ट। अभी इधर M के जगह पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, वो डेंसिटी इंटू DA, ये फर्स्ट का डेंसिटी है, सेकेंड का डेंसिटी, ये R1 स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर, करेक्ट लिख सकते हैं ये चीज।
इधर से हम लोग को सेम थिकनेस, सेम मास, तो ये सब तो कट हो जाएगा, सिर्फ डेंसिटी बचेगा क्या, 17/51, जो कि इक्वल टू है 1/3। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। नेक्स्ट, the moment of uniform circular disk is maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through the point। अभी हमारे पास परपेंडिकुलर इधर एक्सिस है। अभी ये पूछ क्या रहा है कि कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। ए पॉइंट ए इधर है, बी पॉइंट बी इधर है, सी पॉइंट ये इधर है, ओ तो 0 ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आर इसमें है, तो इस पे ज्यादा रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 4 rings, each of mass m and radius r, are arranged as shown in the figure. The moment of inertia of the system about the axis ये is, so ये हम लोग नाम दे देते I1, I2, I3 and I4। करेक्ट, हमारा I1 क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2। करेक्ट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसके अलॉन्ग द डायमीटर जा रहा है, रिंग है हमारा, तो mr²/2। एंड हमारा I3 इज इक्वल टू I4 क्या आ जाएगा, mr²/2 प्लस mr²। करेक्ट, सो विल गेट आंसर इज 3mr²/2। सो इसका टोटल इनर्शिया कैसे लिखेंगे, टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। सो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, mr² ही हो जाएगा। एंड हमारा I3 प्लस I4 इज 3mr², क्योंकि इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 कट, तो 3mr²। तो आ गया हमारा टोटल इज 4mr²। बहुत इजी है। करेक्ट, ये कितना इजी है। इधर हम लोग ने इधर सेंटर ऑफ मास इसका ढूंढना पड़ता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना पड़ेगा ना इस पॉइंट पे। तो इधर का हम लोग को पता है सेंटर ऑफ मास पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, mr²/2 अलॉन्ग द डायमीटर का बात हो रहा है इधर। करेक्ट, तो बाय प्लस mr² कर दिया, तो हम लोग को इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। एंड देन हम लोग ने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम का पूछा इधर से ये y से y' तक का। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन देखते हैं। 4 identical thin rods, each of mass m and length l, form a square frame. Moment of inertia of this frame about an axis passing through the center of square and perpendicular to its plane is। करेक्ट, ये पूछा है हमें। सो क्या बोला, इधर हमारे पास 4 रॉड है ऐसे, करेक्ट, एंड इसके सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक हमारा एक्सिस है। इसके अलॉन्ग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। करेक्ट, अभी हम लोग को पता है क्या सेंटर का इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, नहीं पता, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज इधर रॉड है, ये स्क्वायर प्लेट नहीं है, ये रॉड 4 लगाया हुआ है। करेक्ट, सो हम लोग को विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड इसका सेंटर ऑफ मास सॉरी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। सो ये कितना ऐसे हो जाएगा, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इन दोनों के बीच में समझो l लेंथ का है ना, तो l/2 रहेगा डिस्टेंस। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ सकते। कैसे ढूंढेंगे, अभी विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। करेक्ट, सो क्या आ जाएगा, इधर का I डैश इज इक्वल टू ml²/12 प्लस ml²/4। करेक्ट, तो इंटू 3 कर देंगे तो इधर 12 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 4ml²/12 इज इक्वल टू ml²/3। करेक्ट, ये एक साइड का आ गया। अभी हम लोग को चारों साइड से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरे फ्रेम का, तो इंटू 4 कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर पे। सो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4 × ml²/3। तो कितना आ जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, सब इससे l/2 करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट इधर कंसेप्ट लगाओ कि हमारा l/2 नहीं आएगा, बिकॉज ये एक स्क्वायर प्लेट नहीं है, हमारा 4 रॉड्स लगाया हुआ है। करेक्ट, तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, एंड हम लोग को फर्स्ट इस रॉड के हेल्प से इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर इंटू 4 कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें एक चीज अलग पूछा है, क्या
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस अलोंग इट्स डायगोनल। सो इधर हम लोग को ऐसे पूछा है ना, इसने अलोंग द डायगोनल, ये वाला, रुको अलग कलर से करते हैं, ये वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। सो अगर फर्स्ट हम, ये प्लेनर है, 2D सब्जेक्ट ही रहेगा, 2D ही रहेगा, करेक्ट। सो इधर हम लोग क्लियरली विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोल सकते हैं कि ये अगर हमारा 4 ml²/3 है, देन अलोंग द डायामीटर हमारा होगा 2 ml²/3, क्योंकि डिवाइड बाई 2 हो जाता है, करेक्ट। ये चीज हम लोग ने सीखा। सो डायरेक्टली डी इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोग बोल सकते हैं। इधर कंफ्यूजन हुआ रहेगा ये वाले क्वेश्चन में कि हम लोग ने डायरेक्टली ऐसे क्यों बोल दिया, क्योंकि ये समझो अगर हमारे ये 4 रॉड्स है, इसके परपेंडिकुलर का कुछ हमें आई मिला और हम लोग को बोला है कि अलोंग द डायगोनल पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इजीली ढूंढ सकते हैं ना। सो वी गॉट द आंसर करेक्ट। ये अगर आई है तो इसका I/2 होगा। सो ये हमारा 4 ml²/3 है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2 ml²/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन देखते हैं। इधर हमारा ये रिंग्स है तीनों एंड बोला है y से y का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो बहुत इजी है, अब भी किया था सेम क्वेश्चन। ये अलोंग द डायमीटर है तो mr²/2, I2 I3 क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा कितना, ये इधर से हम लोग विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम इधर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा वो ढूंढ सकते हैं। सो mr²/2 इसके सेंटर ऑफ मास पे रहेगा, अलोंग द डायमीटर ही हम लोग बात कर रहे हैं, प्लस mr², सो इक्वल टू हो जाएगा 3 mr²/2, करेक्ट। तो अभी टोटल कर देंगे तो mr²/2 प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 3 mr² ही आएगा। सो कितना आ जाएगा 7 mr²/2। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप किया है। 3 spheres each of mass m and radius r are arranged as shown in the figure. Then the moment of inertia of the system about y is। ये हमेशा स्पीयर है, इसका मतलब इसका अलोंग द डायमीटर वाला चीज तो होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट ही रहेगा, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्पीयर कौन सा है नहीं है हमें क्लियरली बताया हुआ नहीं है, तो जब बताया हुआ ना हो ना तो हॉलो स्पीयर लेके ही करना है। तो आई क्या आ जाएगा 2/3 mr²। ये सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा I2 एंड I3 हमारा आ जाएगा 2/3 mr² प्लस mr²। सो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 5 mr²/3। सो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 mr²/3 प्लस 2 mr²/3। सो इट gives us the answer 12 mr²/3 इक्वल टू 4 mr² आ रहा है। सो ये नहीं है हमारा, ये हॉलो स्पीयर नहीं है, ये हमारा सॉलिड स्पीयर है। सो अभी सॉलिड स्पीयर लेके करेंगे। जब कभी भी नहीं दिया है ना क्वेश्चन में तो आपको चेक करना पड़ेगा, एंड जो नहीं है ना उसको ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है, बिलीव मी। सो इसको अभी सॉलिड स्पीयर लेके चेक करते तो 2/5 mr² आ जाएगा फर्स्ट का I1, फिर I2 इज इक्वल टू I3 क्या आ जाएगा 2/5 mr² प्लस mr² इक्वल mr² इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7 mr²/5, करेक्ट। सो अभी इन दोनों को ये करते 2/5 mr² प्लस 14 mr², बिकॉज इंटू 2 हो जाएगा, I2 प्लस I3 डायरेक्टली कर दिया। सो ये हो जाएगा 16 mr²/5। सो ये ऑप्शन में है, हाँ है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये होमवर्क है अभी फिर से, बहुत इजी है अभी हम लोग। सो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। 2 uniform rods of mass m and length l form a cross moment of inertia of cross about an axis parallel to CD passing through A। क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू CD थ्रू A। इधर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेसिकली, ऐसा बोल रहे हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो फर्स्ट AB रॉड का क्या हो जाएगा ml²/3 प्लस हमारे ये वाले रॉड का क्या हो जाएगा, ये l/2 डिस्टेंस पर है, सो आ जाएगा हमारा ml²/4। सो इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट आंसर है 7 ml²/12। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
अभी ये थोड़ा सा ना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बिकॉज हमारा नीट में बहुत बार रिपीट हो चुका है, सो अच्छे से समझना। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, a small disk of mass m and radius r3 is removed concentrically। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये हमारा समझो डिस्क है ना, सो ये इस डिस्क का अगर मास इज 9m एंड इसका रेडियस इज अराउंड r, करेक्ट। ये क्या बोल रहे हैं, इसमें से r/3 रेडियस का सर्कल रिमूव कर दिया, डिस्क रिमूव कर दिया r/3 जितना, या उसका r/3 जितना रिमूव कर दिया है। सो अभी पूछ रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना होगा, इसका इनर्शिया पूछा है रिमेनिंग पार्ट का। सो कैसे ढूंढेंगे, पहले तो जो पूरा पार्ट है ना उसका इनर्शिया हमें ढूंढना है। I इज इक्वल टू क्या आ जाता है, mr²/2। सो m कितना है हमारा 9m, r²/2, ये हमारा I फुल पार्ट का। फिर I जो रिमूव किया उसका कितना आ जाएगा, इसमें मास कितना आ जाएगा, अभी ये 9m, ये इसका रेडियस विद द हेल्प ऑफ आर डेंसिटी वाला चीज हम लोग मास ढूंढ सकते हैं। कैसे, ये जब भी इसका 9m मास है तभी इसका एरिया कितना है, πr² जितना, करेक्ट। अभी इसका हम लोग रेडियस ढूंढते कितना आ जाएगा, एरिया ढूंढते πr²/9 आ जाएगा, करेक्ट। सो ये πr² के जगह पे 9m डाल देंगे, डिवाइड बाय 9, तो 9 कट, और इसका मास कितना आ गया m के इक्वल, तो m r/3 का स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा, mr²/18 आ जाएगा, करेक्ट। अभी इन दोनों फुल माइनस रिमूव का हम लोग करेंगे तो विल गेट द रिमेनिंग का रिमेनिंग। सो फुल कितना है, 9 mr²/2 माइनस mr²/18, तो इसको इंटू 9 कर देंगे, सो क्या आ जाएगा 81/18 माइनस 1/18 mr², सो ये आ जाएगा 80/18 mr²। सो इसको हम लोग थोड़ा रेड्यूस कर सकते विद द हेल्प ऑफ 2, तो 40/9 आ जाएगा, करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करते हैं फिर से। क्या किया, हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क था जिसका रेडियस r था एंड मास 9m था, करेक्ट। विद द हेल्प ऑफ हमारा फॉर्मूला m इज इक्वल टू डेंसिटी बाय एरिया, फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स ये रहता है। सो हम लोग ने मास 9m है, डेंसिटी तो हमारे दोनों, ये डिस्क छोटा डिस्क या बड़ा डिस्क दोनों का सेम रहता है, तो ये लिखा ही नहीं हम लोग ने, इक्वल टू πr² कर दिया, करेक्ट। तो इधर से हम लोग को 9m का वैल्यू, πr² का वैल्यू मिल गया 9m। फिर हम लोग ने सेकेंड जो छोटा पार्ट जो रिमूव कर दिया उसका हम लोग ने एरिया ढूंढा जो कि आया πr²/9, तो πr के जगह पे हमारे पास 9m है, तो 9m डाल दिया, तो वी गॉट मास इन द टर्म्स ऑफ हमारा m के मास के टर्म्स में हमें मास मिल गया छोटे डिस्क का। फिर वो हम लोग ने फॉर्मूला में डाल के हम लोग ने ढूंढा हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिमूव्ड ऑब्जेक्ट, रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने ढूंढा, एंड हम लोग ने क्या किया, इसको सबट्रैक्ट कर दिया ना, वी गॉट द जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो। आई होप दिस इज क्लियर। अभी सेकेंड कौन सा टाइप आता है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में, इज फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, a circular disk of circular hole of radius, sorry, diameter r, whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about the perpendicular axis passing through the, ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है फिर से। सो इधर ये हमारे डिस्क का रेडियस इज r, ये किसने मास का है m, तो इधर हम लोग m इज इक्वल टू πr² लिख सकते। फिर क्या बोला है कि सेकेंड इसका रेडियस इज r/2, इसका डायामीटर हमें r दे के रखा है, उस रिम जो पार्ट रिमूव किया है उसका जो रिम मतलब क्या होता है, एज, वो कहाँ से, सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। क्या बोला है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस, सॉरी आई एम रियली सॉरी,
क्या बोला है, इसका मास इज हमारा m एंड इसका तो रेडियस हमें क्लियरली बोल के रखा है r ही है फॉर अ डिस्क, इसका रेडियस r है। फिर बोला है सर्क्यूलर होल, होल बना दिया है जिसका डायामीटर r है, मतलब उसका रेडियस कितना होगा, r/2 जितना होगा। हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर इज कट, रिम मतलब उसका जो एज है वो सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये r/2 रेडियस का, ये r डायामीटर का ये डिस्क निकाल दिया इधर से, करेक्ट। इसका r/2 है हमारा सेंटर से। आई होप दिस इज क्लियर। फिर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। सो अभी ये वाले फुल डिस्क का हमारा m इज इक्वल टू πr² हो जाएगा। वो छोटे डिस्क का एरिया क्या आ जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू उधर हमारा आ जाएगा m डैश इज इक्वल टू πr²/4। सो इसके टर्म्स में क्या आ जाएगा, इसका मास m/4 हो जाएगा, करेक्ट। सो अभी इनर्शिया ऑफ फुल ऑब्जेक्ट कितना है, mr²/2। सो mr²/2 एंड हमारा रिमूव्ड ऑब्जेक्ट का कितना है, रिमूव्ड m कितना है, m/4 है, r/2, करेक्ट। सो r/2 का स्क्वायर इज r/4 इंटू हाफ, सो आ जाएगा mr²/32, करेक्ट। अभी मुझे पता, अभी हम लोग ने इधर आई रिमूव लिखा, वो सही है क्या, क्यों, ये सिर्फ हमारा आई ये वाला रहेगा, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, बट हम लोग को सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तभी हम लोग रिमूव का एक्चुअल वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट सही वाला कर पाएंगे, करेक्ट। तो हमारा रिमूव क्या हो जाएगा, mr²/4 भी हो जाएगा, बिकॉज ये वाला पार्ट भी हमें लेना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये वाला वैल्यू तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ mr²/2 निकाल सकते, बट हम लोग को सेंटर पे चाहिए ना हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ताकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सके। अभी ऊपर वाले केस में ऑलरेडी जो हम लोग ने रिमूव किया था ना पार्ट, वो सेंटर पे ही था, तो इसके वजह से हम लोग को अलग से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे नहीं निकालना पड़ा, बट इधर जो रिमूव्ड पार्ट है वो साइड में है, तो उस पॉइंट से उस जो निकाला है डिस्क, उसके सेंटर ऑफ मास से, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पॉइंट से हम लोग को सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, ताकि हम लोग रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सके। आई होप दिस इज क्लियर। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा mr²/4, सो इंटू 8 कर देंगे तो विल गेट m/4 आ जाएगा, सॉरी तो 16 आ जाता है इधर, तो इंटू 2 कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3mr²/32, करेक्ट। अभी हम लोग कर सकते हैं फुल माइनस mr²/2 माइनस 3mr²/32, तो इंटू 16 कर दे तो आ जाएगा हमारा 13mr²/32। सो ऑप्शन है हाँ है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इधर आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, मतलब होप मीन्स आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि इधर का डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का क्यों नहीं लिया, वो रिमूव डिस्क का। हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, करेक्ट, उसके सेंटर का, बट हम लोग उसका जो भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात कर रहे हैं वो अबाउट द मेन डिस्क के सेंटर के ऊपर। सो जो भी हमारा फर्स्ट फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास पे ही था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड डिस्क जो निकाला उसका साइड में आ गया, तो उससे हम लोग ने मेन एक्सिस पे लाया एंड उसको सब्ट्रैक्ट किया, तभी हम लोग को रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, वरना आपको गलत आंसर मिलेगा। सो प्लीज बी केयरफुल, ओके। सो सेम टाइप ऑफ ये क्वेश्चन है, तो आई वांट कि आप लोग एक बार घर पे ट्राई करो, दिस इज होमवर्क, एंड इसका आंसर कमेंट करना, ताकि अगर राइट रहेगा तो देन आई रिप्लाई, वरना तो आई विल ऑल्सो रिप्लाई कि गलत है करके। सो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इज अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ये ना हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, जहाँ पे हम लोग हमारा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का को कॉन्सेंट्रेट मानते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो कभी भी हमारे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट का हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने बोले, देन क्या करना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल कर देना है m² को। m क्या है, हमारा मास, एंड k क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा ये है, करेक्ट, इसको हम लोग इस एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, ये लेंथ l का है, मास m है, करेक्ट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ml²/3।
इसको हम लोग इक्वल कर देंगे एम के स्क्वायर के साथ, तो एम एम कट हो जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा एल बाय रूट थ्री। सो एल बाय रूट थ्री कुछ इधर आएगा। इस पॉइंट पे हम मान सकते हैं कि हमारा पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है और इस पॉइंट पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज सेंटर ऑफ मास में क्या होता था, हम लोग पूरे मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते थे। इधर हम लोग क्या करते, ये एक पॉइंट पे पूरा मास को अज्यूम करते साथ में, उधर उस पॉइंट पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते, उसे हम बोल देंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क का एग्जांपल ले लो, ये डिस्क है, ओके। इसको इधर से हम लोग ने एक्सेस ऑफ रोटेशन दिया, सो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सो एम एम कट, के हमारा इक्वल टू आ गया आर बाय रूट टू। मतलब आर बाय रूट टू पे, शायद इस इतने डिस्टेंस पे हम लोग मानते हैं कि हमारा पूरे सिस्टम का मास इज कॉन्सेंट्रेटेड वहां पे, जहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेशन पढ़ो, distance from the axis where whole mass of the system can be assumed to calculate moment of inertia. I hope this is clear. अभी क्वेश्चंस करते ताकि और क्लैरिटी आ जाए। रेडियस ऑफ गायरेशन काफी इजी है, अगर आपको इसका डेफिनेशन नहीं समझा रहेगा देन आप हमेशा क्या करना है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको इक्वल टू एम के स्क्वायर करना है एंड विल गेट द रेडियस ऑफ गायरेशन का आंसर, एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। बट इसका मतलब बहुत इजी है। क्या इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सेंटर ऑफ मास को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोग ने रेडिएशन ऑफ गायरेशन यूज किया। अभी रेडिएशन ऑफ गायरेशन बेसिकली सेंटर ऑफ मास जैसे ही है। सेंटर ऑफ मास क्या है, जहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं पूरे मास को भी कॉन्सेंट्रेटेड होने का। रेडियस ऑफ गायरेशन इसकी हम लोग कोई डिस्टेंस पे, ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई डिस्टेंस पे अज्यूम करते हैं कि मास टोटल वहां पे है और वहां पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन देखते हैं, the ratio of radii of gyration of circular disk about a tangential axis in the plane of the disk and of a circular ring of same radius about a tangential axis in the plane of the ring is। So क्या बोला है हम लोग को, फर्स्ट बोला है कि रेशियो चाहिए एक, तो फर्स्ट एक सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क मतलब ऐसे वाले का, करेक्ट। तो ये हमारा एम आर स्क्वायर बाय टू होता है प्लस एम आर स्क्वायर, तो थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। फर्स्ट का आर वन ऐसे लिख सकते, टू एम के स्क्वायर वन, फिर एम के स्क्वायर टू का क्या हो जाएगा, हमारा रिंग का बारे में बात कर रहा है, तो सॉरी इधर एम आर स्क्वायर बाय फोर होगा प्लस एम आर स्क्वायर, फाइव एम आर स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड में क्या आ जाएगा, थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, करेक्ट। इधर से एम 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 कट सब जगह से, करेक्ट। इधर से आर आर भी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के वन स्क्वायर बाय के टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बाय फोर इज इक्वल टू टू बाय थ्री। सो इधर से टू टू कट, तो आ जाएगा फाइव बाय सिक्स। सो के वन बाय के टू आ जाएगा रूट फाइव बाय रूट सिक्स। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अभी टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क क्लियरली लिखा है, मतलब टेंजेंशियल एक्सिस प्लेन में, ना कि परपेंडिकुलर। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ओके। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव टू सॉलिड स्फीयर्स, वन ऑफ विच इज हॉलो एंड अदर इज सॉलिड। They have identical masses and moment of inertia about their respective diameters. The ratio of their radius is given. Ratio of the radius बोला है, ना कि रेडियस ऑफ गायरेशन बोला है, करेक्ट। सो क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा फॉर हॉलो स्फीयर एम आर स्क्वायर टू बाय थ्री, करेक्ट। और सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू सॉलिड स्फीयर आ जाएगा टू एम आर स्क्वायर बाय फाइव। They have identical masses and moment of inertia. So ये कट हो जाएगा, करेक्ट। सो ये दोनों इक्वल हो जाएगा बेसिकली। ये हॉलो स्फीयर एच लिख देते हैं बाय थ्री इज इक्वल टू टू एम आर स्क्वायर, ये सॉलिड स्फीयर बाय फाइव। सो इधर से एम एम कट टू टू कट, और हमारा रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ
सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 3/5, जो कि आ जाएगा अभी √3/5. I hope this is clear. So C is the correct option. Next. Two rings of same mass and radius r are placed with their planes perpendicular to each other and the center at a common point. The radius of gyration of the system about an axis passing through the center and perpendicular to the one ring. Okay. So क्या बोला है इधर हमारे पास, ये एक रिंग है, सेकेंड रिंग क्या है हमारा, सेकेंड दोनों रिंग परपेंडिकुलर है एक दूसरे, आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ऐसे रहेगा. करेक्ट. ये रिंग 1, ये रिंग 2 एंड इनके सेंटर से हमारा ये जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर. सो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि इसके इस वाले रिंग के, ये वाले रिंग के परपेंडिकुलर है हमारा एक्सिस एंड ये अलोंग द डायामीटर जा रहा है सेकेंड के. करेक्ट. तो इसका आई क्या आ जाएगा, फर्स्ट का mr²/2, सॉरी mr² रिंग है, प्लस सेकेंड क्या आ जाएगा mr²/2. सो इक्वल क्या आ जाएगा 3mr²/2. सो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन mk² इज इक्वल टू 3mr²/2 कर देंगे तो mm कट हो जाएगा, k आ जाएगा हमारा √3r/√2. आई होप दिस इज क्लियर. ये बहुत इजी था. करेक्ट. सो इसमें बस हम लोग को इंग्लिश समझना चाहिए कि दो रिंग है सेम मास का, उनको परपेंडिकुलर प्लेस किया है एक दूसरे के एंड उनके सेंटर एक कॉमन पॉइंट से हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है. और क्लियरली बोला है कि एक के साथ परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन, एक रिंग के साथ उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा वो परपेंडिकुलर में रहेगा. सो ये एंड दूसरे के साथ अलोंग द डायमीटर रहेगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी शुड सॉल्व द क्वेश्चन एंड हम लोग को के मिल जाएगा. सो एक बार ये 3 क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं. इसमें क्या था, डायरेक्ट हम लोग को के का वैल्यू पूछा था रेशियो वाइज. करेक्ट. सेकेंड इसमें क्या था, हम लोग को रेडियस पूछा था. अभी ना इधर बहुत कंफ्यूजन होता है कि सब बोलते हैं कि के का वैल्यू निकाल के भी करेंगे तो भी सेम आएगा. नहीं आएगा सेम, वहाँ पे हमारा √5/√3 आ जाता है. हम लोग को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं तो √5/√3 आता है, बट हमारा रियल आंसर इज √3/5. ऐसा क्यों, क्योंकि हमें रेशियो ऑफ द रेडियस पूछा है, हम लोग को सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके दे दिया है इसके वजह से. सो ये क्वेश्चंस में ना ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना एंड सॉल्व करना, वरना गलत हो सकता है. ओके. एंड थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी था. करेक्ट. दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड हम लोग को सॉल्व करना था. बहुत इजी है. जस्ट क्वेश्चन को एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, समझो एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ओके. सो विल एंड दिस क्लास टुडे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क एंड कनेक्टेड बॉडी रोटेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेमेटिक्स. एंड इसका थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे इज अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. रोटेशनल डायनेमिक्स काफी बड़ा चैप्टर होता है, सबको पता है. हम लोग का सिर्फ आज एक टॉपिक में ही ऑलमोस्ट 1.5 आवर जितना हो गया. सो इट्स अ बिग बिग चैप्टर. इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना इज बेटर देन एक साथ पूरा सिखा देना, बिकॉज सिर्फ सिखा देना इज नॉट एन एम. इसमें सब कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम लोग ने कितना टाइप ऑफ क्वेश्चन किया, इतना टाइप ऑफ क्वेश्चन शायद ही कोई करवाता है, बहुत कम लोग करवाते हैं. आई नो बहुत कम लोग ये इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराते हैं. सो प्लीज जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझो, अच्छे से सॉल्व करो. जो क्वेश्चन होमवर्क दिया है वो अच्छे से सॉल्व करो. तो बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय.